विद्यार्थियों, हम कल जो हमने व्याख्यान देखा था या कल जो हमने चर्चा की थी वो अवलोकन विधि के प्रकार की थी। और अवलोकन विधि के प्रकार को ही हम आज आगे बढ़ाते हुए और इस पर चर्चा करेंगे। और हमने कल बात की थी कि सामाजिक शोध में अवलोकन के जिन रूपों का आजकल प्रयोग किया जाता है वे कुछ हैं। 5-6 रूप हमने देखे थे। नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, सहभागिक अवलोकन, अर्ध सहभागिक अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। कल हमने नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन की चर्चा की थी और आज हम बात करेंगे सहभागिक अवलोकन की। सहभागिक अवलोकन क्या होता है हम ये देखेंगे। सहभागिक अवलोकन क्या है, व्हाट इज़ पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मोज़र और कार्ल्टन ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में कहा है कि अवलोकन, सहभागिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा संगठन के दैनिक जीवन में भाग लेता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। समुदाय के सदस्यों की क्या क्रियाएं हैं तथा वे किस प्रकार व्यवहार करते हैं वह उनका अवलोकन करता है। समूह के जीवन में जो घटनाएं उपस्थित होती हैं उनके बारे में समूह के सदस्यों से वार्तालाप भी करता है। वह संपूर्ण रूप से समुदाय के जीवन, उसके सदस्यों के भव्य संबंध, उनकी क्रियाओं तथा संस्थाओं का अध्ययन करता है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि सहभागिक अवलोकन में हम क्या कर रहे हैं, समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेकर के उस समूह के बारे में जानकारी कर रहे हैं। इसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का एक नज़दीकी सदस्य बन जाता है और वह उस समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह की भौतिक क्रियाओं में भाग लेता है। अब अगर हम सहभागिक अवलोकन के गुण देखें, सहभागिक अवलोकन के बारे में और आगे चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि भारत में भी इस विधि का प्रयोग कई मानव शास्त्रियों ने अपने जनजातीय अध्ययनों में किया है। जैसे एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का, आंद्रे बेतेई ने श्रीपुरम का और डॉक्टर मजूमदार ने हो जनजाति के अध्ययन में इसी विधि का प्रयोग किया है। किसी भी मानव समुदाय का एक सहभागिक तथा अंतरंग सदस्य बनने के लिए शोधकर्ता को किसी न किसी उपयुक्त भूमिका का चयन करना पड़ता है। किसी गांव के अध्ययन के लिए एक शोधकर्ता एक शिक्षक, ग्राम सेवक अथवा दुकानदार की भूमिका का वर्णन करते हुए गांव के ऐसी किसी दुकान को खोल सकता है जहां गांव के अधिकांश व्यक्तियों का आना जाना बना रहे। तो सहभागिक अवलोकन में सहभागिक शोधकर्ता की भूमिका का चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भूमिका ऐसी हो जो समुदाय के लोगों को स्वीकार्य हो और समुदाय के जीवन में उनके द्वारा व्यवधान पड़ने की कोई संभावना न हो। अगर हम सहभागिक अवलोकन के गुण देखें कि इसकी क्या गुण है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि सहभागिक अवलोकन के द्वारा हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी घटना का या किसी भी क्षेत्र के लोगों का स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, उनके स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी समूह के स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि हम सहभागिता निभा रहे हैं इसलिए विस्तृत सूचनाओं का संकलन भी किया जा सकता है। तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच का अवसर भी हमें मिल जाता है क्योंकि हम स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं और वास्तविकता को जानने का अवसर भी हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सहभागिक अवलोकन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके द्वारा हम सूक्ष्म और गहन अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे असहभागिक अवलोकन की, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन क्या होता है हम ये देखेंगे। जब अन्वेषक अध्ययन किए जाने वाले समूह का एक सक्रिय सदस्य न बनकर केवल एक तटस्थ वैज्ञानिक की भांति समूह की क्रियाओं का अध्ययन करता है तो उसे असहभागिक अवलोकन कहते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में शोधकर्ता घटना के घटने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तो होता ही है किंतु वह उस समूह की क्रियाओं में भाग नहीं लेता। तो असहभागिक का मतलब हुआ कि वो उपस्थित तो है घटनास्थल पर शोधकर्ता किंतु वह समूह की क्रियाओं में भाग नहीं ले रहा है। सामाजिक जीवन के अधिकांश अध्ययन अनियंत्रित एवं असहभागिक रूप से संपन्न किए जाते हैं। असहभागिक अवलोकनकर्ता की स्थिति एक अपरिचित तथा मूक दर्शक की होती है जो घटनाओं को अपनी स्वाभाविक स्थिति में घटते हुए देखता तो है
किंतु उसमें भाग नहीं लेता। अगर हम असहभागिक अवलोकन के गुण देखें या मेरिट्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन देखें कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको क्यों किया जाता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम वस्तुपरक या निष्पक्ष अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो जो घटना जैसे घटित हो रही है हम उसका वैसे के वैसा देख रहे हैं, उसका वैसे ही अध्ययन कर रहे हैं, उसके तथ्य पक्षपात के बिना एकत्रित कर रहे हैं। साथ साथ समय, धन और श्रम का भी कम व्यय होता है इसके अंदर, और हम अजनबी हैं उस समाज के लिए, उस ग्रुप के लिए, उस समूह के लिए, तो हमें इसका भी लाभ मिलता है। सामने अपने ही व्यक्तियों के सामने असामाजिक या समाज विरोधी व्यवहारों को प्रकट करने में व्यक्ति को शर्म आती है, लेकिन कोई अजनबी है तो उसके सामने वो अपना वास्तविक व्यवहार प्रकट कर देता है। तो इससे स्वाभाविक अजनबीपन का लाभ मिलता है और हम स्वाभाविक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अर्ध सहभागिक अवलोकन या क्वासी पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पूर्ण सहभागिता एवं पूर्ण असहभागिता दोनों ही अवलोकन की स्थितियां प्राय असंभव हैं। तो प्रायोगिक अनुसंधान में तो असहभागिता संभव है, किंतु सामाजिक समूहों में स्वतंत्र अध्ययनों में पूर्ण असहभागिता प्राय संभव नहीं होती। तो पूर्ण सहभागिता न तो संभव है और न ही व्यवहारिक। सहभागिक अवलोकन में भी कई स्थितियां ऐसी आ सकती हैं जहां एक अन्वेषक को एक तटस्थ दर्शक की भूमिका से ही अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ता है। जनजातीय समुदायों का एक सहभागिक अन्वेषक जनजातीय जीवन में पूर्ण सहभागिक बनाने के अपने प्रयत्नों के बावजूद नृत्य अथवा जादू टोने की क्रियाओं के अवसर पर उसे एक तटस्थ दर्शक की भूमिका ही अपनानी पड़ती है। समाज वैज्ञानिकों ने पूर्ण सहभागिक और पूर्ण असहभागिक के बीच की एक तीसरी भूमिका की कल्पना की है, जिसे वे अर्ध सहभागिक अवलोकन कहते हैं। अर्ध सहभागिक अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अन्वेषक एक सहभागिक के रूप में समूह की अधिकांश क्रियाओं में भाग लेता है, किंतु अपनी शोधकर्ता की भूमिका को बनाए रखने के लिए समूह के कुछ कार्यकलापों को मात्र एक तटस्थ एवं मूक दर्शक के रूप में देखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्ध सहभागिक अवलोकन में हम देख रहे हैं कि पूर्णतया सहभागिक भी नहीं है और पूर्णतया असहभागिक भी नहीं है, इसलिए हमने इसे अर्ध सहभागिक अवलोकन कहा है। अब हम बात करेंगे सामूहिक अवलोकन की या मास ऑब्जर्वेशन की। किसी घटना का अवलोकन दो स्तरों पर किया जा सकता है, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर एक अकेला अन्वेषक किसी घटना का अवलोकन करता है और सामूहिक अवलोकन में एकाधिक अन्वेषक एक ही घटना का एक ही समय में किंतु अलग अलग रूप में अध्ययन करते हैं। जब अनेक विषयों के विशेषज्ञ एक ही घटना का अवलोकन करते हैं तब उनके अध्ययन के दृष्टिकोण में भेद होता है। ऐसे अन्वेषक एक ही समस्या या घटना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अपने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से करते हैं। ये विशेषज्ञ अन्वेषक आपसी विचार विनिमय द्वारा समस्या के एक समन्वित रूप को विकसित करने का प्रयास करते हैं। आजकल ऐसे अध्ययनों को सहकारी शोध या कोऑपरेटिव रिसर्च या अंतर अनुशासनात्मक शोध या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी कहा जाता है। सामूहिक अवलोकन का प्रमुख उद्देश्य अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता का संचार करना होता है। जब सामूहिक अवलोकन का प्रयोग अंतर अनुशासनात्मक शोध की एक विधि के रूप में किया जाता है, तब इसका उद्देश्य घटना के विभिन्न पक्षों का गहन तथा विस्तृत अध्ययन करना होता है। इस प्रकार के शोध अध्ययनों में अनेक विषयों के विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, मानवशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री आदि मिलकर किसी घटना विशेष का अध्ययन अपने अपने दृष्टिकोणों से करते हैं और बाद में उस घटना के संबंध में एक समन्वित दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। भारत में अंतर अनुशासनात्मक शोध इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विधि का एक प्रयोग डॉक्टर S.C. दुबे, श्यामचरण दुबे द्वारा भारतीय गांव इंडियन विलेज नामक उनके अध्ययन में किया गया, जिसमें समाज वैज्ञानिकों के अतिरिक्त पशु चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञों आदि का भी सहयोग लिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सामूहिक अवलोकन है, जिसमें एक ही घटना का अध्ययन करने के लिए, एक विशेष गांव का अध्ययन करने के लिए, विशेष समूह का अध्ययन करने के लिए, विशेष जाति का अध्ययन करने के लिए, विशेष घटना का अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न विषय विशेषज्ञों का सहयोग लेते हैं
और वे सब मिल कर के अवलोकन करके और अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके आधार पर घटना को समझा जाता है। तो सामूहिक अवलोकन के अगर हम गुण और दोष देखें तो सामूहिक अवलोकन विधि का सबसे बड़ा गुण इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता तथा शुद्धता है। विभिन्न अन्वेषकों की अवलोकन प्रक्रियाओं पर अवलोकन अनुसूची द्वारा नियंत्रण लगा दिए जाने के कारण अवलोकन में त्रुटि तथा पक्षपात नहीं आने दिया जाता। अवलोकन अनुसूची के द्वारा व्यर्थ की सामग्री के संकलन से भी बचाव हो जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी कमजोरी अधिक धन की आवश्यकता, अधिक अन्वेषकों पर अधिक खर्च आता है। जब कभी अन्वेषकों की अवलोकन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं होता तब विभिन्न अन्वेषकों के निष्कर्षों से अत्यधिक विभिन्नता उत्पन्न होने से किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचना कठिन होता है। तो इस तरह हमने विभिन्न विधियां, इसके विभिन्न प्रकार देखे अवलोकन के। अब हम अवलोकन की दोष और सीमाएं देखेंगे। तो कई बार अवलोकन घटनाओं का अवलोकन करने में अयोग्य हो जाता है शोधकर्ता। कभी कभी अवलोकनकर्ता की अनुपस्थिति भी घटना को सही प्रकार से पता नहीं लगाने देती। कुछ घटनाओं के लिए अवलोकन अनुपयुक्त भी होते हैं और यह समय खर्चीली विधि भी है। इसमें त्रुटि की संभावना भी रह जाती है। कई बार हमारी ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है हमारे और सेंस ऑर्गन्स की, कि हम सही तरीके से घटना को नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से ये अवलोकन विधि हमने देखी। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है हमने ये देखा। इसके साथ ही हमारा ये व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।